हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल हम लोगों ने समाकलन पे चर्चा की थी और हमने आपको बताया था कि समाकलन दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। तो जो विषय कल हमने सीखा वह था आपका अनिश्चित समाकलन और जो हम आज करने वाले हैं वह है निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन में फार्मूले में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, बस वर्किंग डिफरेंट होती है। चलिए हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि किस स्थिति में हम समाकलन को अनिश्चित कहेंगे और किस स्थिति में हम समाकलन को निश्चित कहेंगे। कल हम लोगों ने सीखा था कि जब भी हम कार्य निकालते हैं तो कार्य हमारा होता है W = F × S, और अगर हम सूक्ष्म कार्य निकालते हैं तो वो होता है dW = F × ds। हम इसे dx भी कह सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर भी देखेंगे, क्योंकि हम फिर से कार्य की बात कर रहे हैं, तो W = F × S, और यहाँ पर भी देखिए अगर हम सूक्ष्म कार्य निकालेंगे तो dW = F × ds। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनिश्चित समाकलन की। तो देखिए यहाँ पर हमने एक ग्राफ लिया है जिसमें हमारे पास बल है और विस्थापन है, और बल और विस्थापन का जो ग्राफ है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ है, कहाँ तक जाने वाला है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं दी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम कार्य निकालेंगे तो कार्य का मान भी अनिश्चित होगा, और कार्य के मान अनिश्चित होने की स्थिति में हम जो समाकलन करते हैं वो हमारा अनिश्चित समाकलन होता है, जिसमें हम समाकलन के फार्मूले के बाद एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। परंतु हम जरा दूसरा ग्राफ देखें। इस दूसरे ग्राफ में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों ही निश्चित हैं। मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, और हमें निकालना है कि यहाँ पर कितना कार्य किया गया। तो कल हमने आपको बताया था, आप इस पर दो बिंदु ले लें, वन इज़ P एंड अदर वन इज़ Q। यहाँ से जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो हमें यहाँ पर x की पहली वैल्यू और यहाँ पर x की दूसरी वैल्यू मिलेगी। अब मान लेते हैं कि P और Q बहुत ही अत्यंत समीप हैं, तो इस स्थिति में ये वाली जो दूरी है इसका नाम हमने रख दिया ds। हम इसे dx भी कह सकते हैं। परंतु चाहे P हो चाहे Q हो, दोनों स्थितियों में अगर हम बल वाले अक्ष पे जाएंगे तो उसका हमें एक सिंगल मान मिलता है, जिसको हम मान लेते हैं F। तो अगर हम इस सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो देखिए ये एक आयत बन चुका है, और इस आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और देखिए F × ds किसका फार्मूला है? कार्य का, इसलिए हमें मिल गया dW = F × ds। अब मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कि जो आपका F है उसकी कुछ वैल्यू है, और आपका जो S है वो 0 से लेकर ये आपका फाइनल पॉइंट है, इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं 10, यानी कि हमको 0 मीटर से 10 मीटर तक विस्थापित होना है। तो इस स्थिति में देखिए जब हम P और Q के बीच कार्य निकालते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? dW। और अगर हमें पूरा कार्य निकालना हो तो इस तरह के सभी पट्टियों को हम जोड़ लेंगे और हम पूर्ण कार्य निकाल सकते हैं। तो पूरा कार्य निकालने के लिए सभी प्रकार के dW को जोड़ेंगे। तो dW 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 जोड़ते 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 जितने भी सारे सिस्टम हैं इनको हम जब जोड़ेंगे तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dW, जो कि इक्वल हो जाएगा W के। और फिर बात करते हैं F × ds की।
तो एफ डॉट डी एस का भी इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका जो विस्थापन है उसकी प्रारंभिक सीमा 0 है और अंतिम सीमा 10 है। तो प्रारंभिक सीमा 0 और अंतिम सीमा 10 होने के कारण यदि आप इस पर अपना समाकलन का प्रयोग करेंगे और निश्चित समाकलन का प्रयोग करेंगे तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, और यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेकर 10 तक। अब बात आती है कि यहाँ पर आपको वेरिएबल में s दे रखा है और फंक्शन आपका f दे रखा है। तो वेरिएबल s है, फंक्शन f है, तो इस स्थिति में यहाँ पर हमारे पास दो स्थितियाँ मौजूद हैं और अब इस कंडीशन में हम समाकलन करने में सक्षम नहीं हैं। तो अब हम देखते हैं कि f s के रूप में किस प्रकार प्राप्त होगा। तो चलिए हम एक कंडीशन बनाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, जैसा कि आपको यहाँ पर मैं फिगर में शो कर रहा हूँ, और अभी जो आपकी स्प्रिंग है वो अनएक्सटेंसेबल है या अनएक्सटेंडेड है, जिससे हमने एक मास अटैच कर दिया है। अनएक्सटेंडेड का मतलब ना तो मैंने इसको खींचा है और ना ही इस पर किसी भी प्रकार का दबाव लगाया है, इसकी अपनी वास्तविक लंबाई यहाँ पर प्राप्त हो रही है। अब हम इसे थोड़ा सा पुश करते हैं। जब हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा पुश करेंगे, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है स्प्रिंग के लिए। जब इसे थोड़ा सा पुश करेंगे तो इस स्थिति में हमारे ये छल्ले पास पास आते चले जाएंगे और इस स्थिति में हमें हमारा द्रव्यमान यहाँ पर मिलेगा और ये हमारी नई स्थिति है। हमने इसे थोड़ा सा और कंप्रेस किया और हमने द्रव्यमान को यहाँ तक पहुँचाया और इस स्थिति में द्रव्यमान यहाँ पर है। अब आप देख सकते हैं ये है हमारी प्रारंभिक स्थिति और ये है हमारी अंतिम स्थिति, और हम बात कर रहे थे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस 0 to 10। तो f को किस प्रकार यहाँ से रिमूव किया जाए, तो f की निर्भरता के बारे में हम बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं अगर हमारे पास एक स्प्रिंग हो और हम उसे थोड़ा सा दबाएं, तो थोड़ा सा दबाने में हमें थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा, और यदि उसी स्प्रिंग को हम थोड़ा और ज़्यादा दबाते हैं तो हमें और ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम स्प्रिंग को ज़्यादा मात्रा में दबाते जाएंगे बल का मान बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि स्प्रिंग को दबाने से कौन सी क्वांटिटी में परिवर्तन आता है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई विस्थापन नहीं है। यहाँ पर हमने स्प्रिंग को थोड़ा विस्थापित कराया है, यहाँ पर हमने स्प्रिंग को और विस्थापित कराया है, और हम देख रहे हैं कि आपका S1 का मान S2 के मान से कम है। तो विस्थापन करने के लिए हमने कोई ना कोई बल लगाया होगा। यहाँ पर इसे F1 कह देते हैं और यहाँ इसे हम F2 कह देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा दबाना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और अगर हम कम दबाना चाहते हैं तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि स्प्रिंग को विस्थापित करने में लगने वाला जो बल है वो विस्थापन के बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पर घटता है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि F1 F2 से छोटा है। तो अगर S बढ़ता है तो F भी बढ़ता है, S घटता है तो F भी घटता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं F प्रोपोर्शनेट टू S, F S के अनुक्रमानुपाती है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे हम स्प्रिंग पर दबाव बढ़ाते जाएंगे विस्थापन बढ़ता जाएगा, और इस विस्थापन को बढ़ाने के लिए हमें बल के मान को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे स्प्रिंग दबती जाएगी विस्थापन बढ़ता जाएगा, बल भी बढ़ता जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लगने वाला बल विस्थापन के साथ अनुक्रमानुपाती संबंध रखता है।
परंतु थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं बाह्य बल की, तो स्प्रिंग अंदर से एक बल लगाने लगती है और ये बल लग रहा है इधर की ओर, हम विस्थापन कर रहे हैं इधर की ओर। तो हम अगर इसमें से स्प्रिंग वाले बल की बात करें तो हम उसे एफ एस कहेंगे, अगर हम बाह्य बल की बात करें तो हम उसे केवल एफ कहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं स्प्रिंग वाले बल और इस विस्थापन के बीच रिलेशन क्या है। तो जैसे जैसे आप अंदर की ओर दबाते जाएंगे स्प्रिंग भी बल बढ़ाती जाएगी, और स्प्रिंग भी अगर बल बढ़ाती जा रही है तो भी स्प्रिंग का बल बढ़ता जाएगा, परंतु दोनों के बीच जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। फिर से देखिए, स्प्रिंग का बल बाहर की ओर, विस्थापन अंदर की ओर, तो इस वजह से हम यहाँ पर एक चिन्ह लगा लेते हैं माइनस का। और अब देख सकते हैं जब प्रोपोर्शनेट का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, और कांस्टेंट किसी भी प्रकार की कोई संख्या होती। तो इस आधार पर हमने देखा कि हम अपने एफ एस को माइनस के इंटू एस लिख सकते हैं। तो अगर हम स्प्रिंग के द्वारा यह निकाल रहे होते तो हम यहाँ भी एफ एस रखते। तो अब देखिए हम रख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर 10 माइनस के एस डी एस। कल के रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कांस्टेंट मल्टीपल रूल में हमने सीखा था कि कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं। तो कांस्टेंट को जब हम बाहर करेंगे तो के बाहर आ जाएगा, माइनस चिन्ह को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा एस डी एस 0 to 10। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार f हटाया गया और किस प्रकार f ने s को या s ने f को रिप्लेस किया। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि f इज़ अ फंक्शन ऑफ s, f इज़ अ फंक्शन ऑफ s, यानी कि जो f है वो s का एक फलन है। s के परिवर्तित होने पर f के मान में परिवर्तन आता है। अगर s परिवर्तित नहीं होता यानी कि प्रारंभिक स्थिति, तो ऐसी कंडीशन में f के मान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए देखते हैं कि अब इसे हम सामान्य रूप में किस प्रकार लिखते हैं और इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। जैसे कि हमने एक फंक्शन लिया fx और उसे हमें x के सापेक्ष समाकलित कराना है। तो अगर हम अपने फंक्शन को x के सापेक्ष समाकलित कराना चाहते हैं, और जबकि हमने कहा कि यह एक निश्चित फलन है, तो निश्चित होने के कारण इसका प्रारंभिक और अंतिम मान निश्चित होता है, जिसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रारंभिक मान है a और अंतिम मान है b। तो प्रारंभिक मान को हम कहते हैं लोअर लिमिट और अंतिम मान को हम कहते हैं अपर लिमिट। अब हर फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर कोई एक दूसरा फंक्शन यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। हमने लिया एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से लेकर 3 तक। अब एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में हम फार्मूला लगाएंगे एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये हो गया x³ अपॉन 3, और साथ में हमने आपको बताया था एक कांस्टेंट लगाएंगे। अभी देखिएगा हम इस कांस्टेंट को लगा तो रहे हैं, परंतु यह कांस्टेंट थोड़ी देर बाद यहाँ से हट जाएगा, और फिर आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में हम कांस्टेंट को नहीं लगाया करेंगे। यहाँ पर इस एग्जाम्पल के द्वारा हम ये समझ रहे हैं कि इस स्थिति में हम कांस्टेंट का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही इस f(x) का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें कोई दूसरा फंक्शन मिलेगा। हमने मान लिया इसे ये g(x) है और साथ में हमने c लगाया, और अब इसे हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ब्रैकेट में बंद करने के बाद ये वाली जो आपकी लोअर लिमिट है इसे हम यहाँ लिख देते हैं, और ये वाली जो आपकी अपर लिमिट है हम इसे यहाँ लिख देते हैं। और इसके बाद हम फंक्शन को सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले अपर लिमिट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद लोअर लिमिट का प्रयोग करते हैं। अभी हम आपको ये भी समझाएंगे कि पहले अपर लिमिट का प्रयोग क्यों किया जाता है और बाद में लोअर लिमिट का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, लिमिट की अगर बात करें तो लिमिट का मतलब है यहाँ पर उपस्थित चर का मान, और इस फंक्शन में हमारे पास चर x है। x का मान a से लेकर b तक जा रहा है। तो x का मान a से लेकर b तक अगर जा रहा है तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो g ऑफ x की जगह b
प्लस सी। इसके बाद फिर से जी ऑफ ए प्लस सी। अब क्योंकि हमें x का मान a से b तक देखना है, तो मैं एक ग्राफ के बारे में चर्चा करता हूँ थोड़ी सी, देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। उसने एक व्यक्ति को शुरुआत में यहाँ पर देखा और ये स्थिति थी x1, और उसने कुछ समय बाद उस व्यक्ति को यहाँ पर देखा, या स्थिति x2। अब यदि इससे पूछा जाए कि इस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x1 पहले से है जो कि तय नहीं करनी पड़ी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x2 है जो कि तय की गई है। तो इस आधार पर हम चले हैं यहाँ से यहाँ तक, ना कि यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आपसे दूरी पूछी जाएगी तो आप इस वाली दूरी के विषय में बताएंगे, x1 से लेकर x2, तो x2 माइनस x1। सेम यही आधार लिमिट पर भी लगता है कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी x2 अपर लिमिट, x1 लोअर लिमिट, और दूरी निकालने के लिए हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर भी हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, जैसे इस माइनस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे तो g ऑफ b ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब इस माइनस को इस पर लगाएंगे तो c निगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस का c और प्लस का c कैंसिल हो जाएंगे, और आपको सिर्फ मिलेगा g ऑफ a। तो इस आधार पर आप देख रहे हैं कि हमने क्या देखा कि कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है, इस वजह से हम कांस्टेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं जिसमें हम कांस्टेंट को नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप समझ में आ गया होगा आपको कि हम कांस्टेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। 1 से लेकर 3 तक हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले 1/3 ये x पर निर्भर नहीं करता, इसे हमने बाहर निकाल लिया। अब बात करते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट x का मैक्सिमम वैल्यू 3 और 3 का यहाँ पर क्यूब है। फिर लोअर लिमिट x का मिनिमम वैल्यू 1, और क्योंकि यहाँ पर x का क्यूब है इसलिए हमने इसका भी क्यूब लगा लिया। और अभी हम देख रहे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बीच में चिन्ह लगा दिया हमने माइनस का। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 27 माइनस 1, तो ये आपको मिल जाएगा 26/3। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि निश्चित समाकलन की व्यवस्था क्यों की गई, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इस ऑब्जर्वर के सामने हो रहा है। यह ऑब्जर्वर देख सकता है कि बिंदु निश्चित हैं अथवा अनिश्चित हैं। तो यदि बिंदु निश्चित हैं तो हम निश्चित समाकलन का प्रयोग करेंगे, और यदि बिंदु अनिश्चित हैं तो हम अनिश्चित समाकलन का प्रयोग करेंगे, जिसमें लिमिट नहीं ली जाती, सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट को यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम कुछ और एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे समझेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx -1 से लेकर 4 तक। तो हमने अभी आपको बताया जो हमारा कांस्टेंट है हम उसे बाहर करेंगे, इसे हमने बाहर कर लिया, और इंटीग्रेशन कराएंगे हम वेरिएबल का जो कि हमारे पास केवल dx के रूप में है। कल हम लोगों ने देखा था dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसे हमने इस प्रकार लिख लिया -1 से 4। अब हम सबसे पहले x की अपर लिमिट रखेंगे जो कि है 4, फिर हम x की लोअर लिमिट रखेंगे जो कि है -1, और जैसा कि हम पहले फार्मूले में सीख चुके हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हम आंसर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5। तो आपको समझ में आ रहा है। मैं और एक ट्राइग्नोमेट्रिक एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ट्राइग्नोमेट्री का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। हमने लिखा इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 sin x dx। पाई का वैल्यू 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपने समाकलन का उपयोग करेंगे। साइन x का समाकलन होता है माइनस का कॉस x, और हम इस पर अपनी लिमिट लगा रहे हैं 0 से π/2,
यानी हमें इस साइन एक्स की वैल्यू 0 से π/2 के बीच चाहिए। तो इस आधार पर अगर हम चलें तो देखिए, सबसे पहले हमने माइनस को बाहर किया और अब अपर लिमिट कहने का मतलब है cos x की जगह पर π/2, लोअर लिमिट कहने का मतलब है cos x की जगह 0 और बीच में एक नेगेटिव साइन cos π/2 यानी कि 90 डिग्री 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। माइनस इंटू माइनस आपको आंसर कितना मिलेगा 1। तो इसका इन लिमिट्स के अंतर्गत निश्चित समाकलन हमें मिलता है 1। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम निश्चित समाकलन को किस प्रकार करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। a हमारी लोअर लिमिट है, b हमारी अपर लिमिट है। तो देखिए x का इंटीग्रेशन कराएंगे तो x²/2 मिलेगा और अब हमें देखना है लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये ध्यान रखना है हम कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट की नहीं है, ये वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे पास x के रूप में है। अब सबसे पहले हम अपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। x की जगह हमने b लिखा, फंक्शन में स्क्वायर आने के कारण हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, फिर x की जगह a लिखा, इस पर स्क्वायर लगाया और बीच में माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और क्योंकि इसे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, आप चाहें तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में b माइनस a b प्लस a, परंतु इससे ज़्यादा इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए यही हमारा समाकलन है। चलिए एक और एग्जाम्पल द्वारा इसे समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ r dr फ्रॉम √2 टू 5/√2। तो देखिए r का dr के रिस्पेक्ट में r²/2 और ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें मिली √2 से 5√2 तक। सबसे पहले 1/2 को हमने बाहर किया। सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे जो कि है 5/√2, क्योंकि r का स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर कर लेंगे। लोअर लिमिट रखेंगे जो कि है √2, इसका स्क्वायर कर लेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/2, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 माइनस 2, तो ये आपको मिल गया 50 माइनस 2 48 और एटलीस्ट ये आपको मिल जाता है 24। तो निश्चित समाकलन में आपको एक निश्चित मान प्राप्त होता है, इस वजह से हम इसे निश्चित समाकलन कहते हैं। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स द्वारा हमने आपको समझाया कि निश्चित समाकलन का उपयोग हम किस प्रकार करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में फार्मूले में किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता, बस हमारी जो प्रोसेस है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाती है। वहाँ पर हम सिर्फ समाकलन निकाल कर रख देते थे और यहाँ पर हम समाकलन निकालने के बाद उसमें वैल्यूज़ को पुट कराएंगे, पुट कराने के बाद अपना आंसर फाइंड करेंगे और इस तरह से हम एक निश्चित समाकलन की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। वैसे तो कैलकुलस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो अच्छे से स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमें फिजिक्स में जितनी आवश्यकता है उतनी कैलकुलस को हमने पढ़ लिया है और ये हमारा था समाकलन। एक छोटा सा टॉपिक हम आज और डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी छोटा टॉपिक है और उसके पश्चात हम अपने फिजिक्स के फर्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे जो कि है यूनिट एंड डायमेंशंस। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल टूल के एक और छोटे टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे जो कि ये है, चलिए देखते हैं, लघुगणक। लघुगणक का उपयोग अत्यंत जटिल गणितीय गणनाओं को सरल करने के लिए किया जाता है, परंतु हम इस विषय में इतना ज़्यादा नहीं बताने वाले हैं। हमें इसके विषय में बस इसके फार्मूलों को किस प्रकार प्रयोग किया जाना है इसे सीखना है। तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कि हम किसी भी दिए हुए घातांक को लघुगणक के रूप में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास लिखा हुआ है a⁴x = b, इसे हम कहते हैं घात रूप। कौन सा रूप? घात रूप।
और अगर हम इससे लॉग रूप निकालना चाहते हैं तो ये होता है log b बेस a इज इक्वल टू x। इसे हम कहते हैं लॉग रूप। तो देखिए इसे किस प्रकार पढ़ा जाएगा। इसे पढ़ा जाएगा log b बेस a इज इक्वल टू x। इज इट ओके? तो चलिए हम इसका प्रयोग संख्या पर करते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 3 to the power 4 इज इक्वल टू 81। तो इसको अगर हमें लॉग रूप में बदलना है तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। b को हमें लॉग के साथ में लिखना है और यहाँ से तुलनात्मक अध्ययन कराया जाए तो b हमें दिया हुआ है 81। तो ये हो गया हमारा log b, log 81। इसके बाद है बेस a कहाँ पर है? तो तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर देखें तो a का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है? 3। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 3 इक्वल टू x। देखिए x हमारा कितना है? 4। तो इक्वल में आ गया हमारे पास 4। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि घात रूप को लॉग रूप में बदला। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूं जो कि आप पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने 10th में पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू 10 to the power माइनस pH। pH मान में हम लोगों ने ये सीखा था। और इसमें हम अगर इसे लॉग रूप में बदलें तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हम इसे पलट कर इस प्रकार लिख लें 10 to the power माइनस pH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, B के रूप में हमारे पास लिखा है H प्लस, तो हम इसे लिखेंगे log H प्लस। फिर उसके बाद देखिए A के रूप में हमारे पास यहाँ पर 10 उपस्थित है तो बेस में 10 लगा देंगे इज इक्वल टू हमारे पास देखिए लिखा है pH, वो भी माइनस का। ये किस रूप में दिया हुआ है? देखिए 10 to the power माइनस pH a की पावर x, तो x का वैल्यू कितना है? माइनस pH। तो यहाँ से हम देखें तो pH इज इक्वल टू हो जाता है माइनस log H प्लस। और हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। तो यहाँ से आपका लॉग स्टार्ट होता है। हम इसे बहुत विस्तृत रूप में चर्चित नहीं करेंगे, हम इसके 3 मुख्य फार्मूलों के विषय में अध्ययन करेंगे जिसकी हमें फिजिक्स में आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं। तो ये हैं हमारे लघुगणक के 3 प्रमुख फार्मूले। सबसे पहला फार्मूला है log m इंटू n। m इंटू n का मतलब हो गया यहाँ पर 2 संख्याओं का परस्पर गुणा किया जा रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा log 16 इंटू 17। तो m 16 है, n 17 है, और अगर हम अपना फार्मूला लगाते हैं तो हम लिखेंगे log 16 प्लस log 17। ये सिंपल सा फार्मूला है। अब इसके बेस में अगर आपको दे रखा है 10 तो आप यहाँ पर भी 10 लिख लेंगे। अगर बेस में दे रखा है 9 तो आप 9 लिख लेंगे। अगर बेस में आपको x दे रखा है तो आप x लिख लेंगे। तो जो भी बेस आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे वही बेस आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा। ऐसे ही देखते हैं दूसरा फार्मूला हमारा है log m बटे n। log m बटे n बेस a इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये ध्यान रखिएगा, केवल m माइनस n नहीं लिखना है, log m माइनस log n। तो जब भी भाग में 2 संख्याएं दी होंगी, जैसे कि हमें दिया है 16/17, तो हम इसे लिख सकते हैं log 16 माइनस log 17 बेस 10 बेस 10 बेस 10। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। चलिए तीसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा फिजिक्स के दृष्टिकोण से।
log बेस a m की पावर n, इस बार m की पावर n लगाई गई। तो जब भी आपको m की पावर n दी जाएगी तो आप उसमें से पावर को आगे ले आएंगे, यानी कि इस n को उठाकर आपको आगे लाना है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। और बचा हुआ हिस्सा आपको एज इट इज़ लिख देना है। ये देखिए log m बेस a, जैसे कि मैंने लिखा log 16। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 की अगर बात करें तो 4 कहाँ चला आएगा आगे, और ये आपको मिल गया log 2 बेस 2। तो इस तरह से हम log के फार्मूलों का उपयोग करते हैं। चलिए हम कुछ कॉम्बिनेशन में log के फार्मूलों का प्रयोग सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक सिस्टम दिया गया है log 16 इंटू 5 अपॉन 3 टू द पावर 5। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि किस किस प्रकार की संख्याएं हमें यहाँ पर दी गई हैं, किस किस रूप में दी गई हैं। जैसे कि हम अंश में देखें तो हमें मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, हर में देखें तो हमें पावर के ऊपर एक पावर नज़र आ रही, हर के ऊपर एक पावर नज़र आ रही है। और अगर अंश और हर को देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर डिवीज़न भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस पूरे अंश को एक सिस्टम और हर को दूसरा सिस्टम मान लेते हैं। और इस आधार पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का log m अपॉन n। बेस हमने नहीं ले रखा है, बेस जो भी दिया जाएगा क्वेश्चन में वो आप लगा लेंगे। तो इसका अगर उपयोग करें तो हम इसे लिखेंगे log 16 इंटू 5। तो इसका फार्मूला होता है log m माइनस log n। तो इस आधार पर हम देखें तो log m माइनस log n, n का मतलब 3 टू द पावर 5। अब देखिए इस आधार पर देखें तो इसमें आपको दिख रहा है log m इंटू n, और इसको अगर देखें तो आपको दिख रहा है log m टू द पावर n। तो जब हम m इंटू n का फार्मूला लगाते हैं तो हम लगाते हैं log m प्लस log n, और जब ये पावर लगाते हैं तो इसमें हम देखेंगे 5 को हम आगे उठा लाएंगे, 5 log 3। अभी हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 प्लस log 5 माइनस 5 log 3। तो देखिए 4 को आगे ले आते हैं तो 4 log 2, फिर इसके बाद log 3 वाला पद लिख लेते हैं, फिर log 5 वाला पद लिख लेते हैं। तो इस आधार पर हम बड़ी गणनाओं को छोटी गणनाओं के रूप में तोड़ लेते हैं। इसके पश्चात सारणी से हम इन अलग अलग सिस्टम्स के मान देखकर इसमें रखकर इसे जोड़ सकते हैं, जिसमें आपको भाग की प्रक्रिया नहीं करानी पड़ेगी, केवल गुणा और जोड़ की प्रक्रिया करानी पड़ेगी। तो इस प्रकार हम लॉग का उपयोग करते हैं। वैसे तो मैथमेटिकल टूल्स में अभी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, परंतु क्योंकि फ़िज़िक्स हमें स्टार्ट करनी है तो फिज़िक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ लें। जितने भी आपको मैथमेटिकल टूल्स बताए गए हैं इनका उपयोग अलग अलग जगह फ़िज़िक्स में होता रहेगा, इसलिए इनका थोड़ा सा ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़कर इनको कंठस्थ कर लें। इनके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसी के साथ आज इतना ही। धन्यवाद।